तो ठीक है, अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में बात किया था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। उस सेकंड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है उस पे हम लोग आज थोड़ी सी बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक क्या है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यानी हमने आपको बताया कि जो सीखने सिखाने की दृष्टि से शैशवावस्था यानी 0 से 6 वर्ष की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसका प्रभाव आगे पूर्ण जो है उसके जीवन पर हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए सीखने की दृष्टि से इस अवस्था को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। एक सेकंड। तो उनको प्रारंभ में जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका असर हमको आगे भी उनके जीवन पर देखने को मिलता है। तो आज हम इन बिंदुओं पे बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर हमको फोकस करना चाहिए और जिनका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए इन शिशुओं की शिक्षा प्रक्रिया में, और उनको जो हम घर पर जो हैबिट्स डेवलप कराते हैं या अन्य चीजें हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि भाषाई विकास पर बल। भाषाई विकास क्या होता है? मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग, कि हम जब बच्चा जन्म लेता है, हमने पिछली कक्षाओं में बार बार ये बात की कि तब वो एक कोरे कागज के समान होता है। उसको प्राप्त होने वाले अनुभव, चाहे वो उसके घर में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे उसके साथी समूह से हो, उन अनुभवों से ही जो है सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उसमें परिपक्वता धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। तो भाषा एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो कि हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भाषा ही वो आधार है जिसके आधार पर हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए प्रारंभ में हमें ज्यादा से ज्यादा इस बात पर फोकस करना चाहिए कि बच्चे हमारे द्वारा अपनाई गई, व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा का ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा ऐसा इंटरेक्शन करना चाहिए कि वो भाषाई शब्दों को जाने, उनको सीखें, उनको दोहराएं। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो सीखता है अनुकरण द्वारा। जैसे हम उसको, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, अलग अलग होती हैं चीजें। जैसे कोई उसको हेलो करना सिखाता है, कोई टाटा बोलना सिखाता है, कोई उसको और जो हमारे सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार जो निर्धारित चीजें, जैसे नमस्ते करना, प्रणाम करना है, आदाब बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, सत श्री अकाल बोलना, ये सब चीजें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों में जो भाषाई विकास हम करा रहे हैं उसका स्वरूप सकारात्मक हो। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे शैतान लोग देखे होंगे जो अपने बच्चों को जो है अपशब्द भी सिखा देते हैं। उनको शुरुआत में आनंद आता है। आपके आस पड़ोस में ऐसे शैतान बच्चे होंगे भी कि जिनके जो है पेरेंट्स आपको देखते ही या किसी और को देखते ही कह देते होंगे कि इनको कह दो, वही जो कह रहे थे तो वो कह देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको प्रारंभ में बच्चों के भाषाई विकास पर सकारात्मक रूप से विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका जो भाषाई ज्ञान है वो समृद्ध हो, वो अपने दैनिक जीवन में शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि भाषा ही ज्ञान का आधार प्रदान करती है। उसी के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगली चीज है नैतिकता का विकास, यानी जो मोरल डेवलपमेंट है। प्रारंभ में बच्चों की जो आदतें विकसित होती हैं, अभी हमने चर्चा की कि उनका प्रभाव आगे आने वाले संपूर्ण जीवन पर कहीं ना कहीं हमको दिखाई पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत जिद्दी बन जाते हैं। इस वजह से बन जाते हैं, इस एक वजह ये भी है कि माता पिता उनकी उचित और अनुचित सभी इच्छाओं की पूर्ति करने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा
किसी के पास एक खिलौना है, लेकिन वही खिलौना जो कि बहुत महंगा है दोबारा बाजार में या मेले में कहीं दिखता है तो बच्चा जिद करता है लेने की, रोने लगता है, और माता पिता क्या करते हैं कि उसके रोते हुए चेहरे को देख करके वो फिर से वो खरीद लेते हैं। तो हमको बच्चों में ऐसी आदतें प्रारंभ से ही विकसित करनी चाहिए जिनका मतलब जिससे वो एक सकारात्मक मार्ग पर चले। हमको उन्हें नैतिकता संबंधी सामान्य चीजें जैसे बड़ों का अभिवादन करना, हाँ, अपने व्यवहार में शिष्टता रखना, झूठ ना बोलना, कोई ऐसे अपशब्द ना बोलना जो अप्रिय लगे, और ऐसा व्यवहार करना जो दूसरों को प्रभावित करे। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। हमको उनके नैतिक विकास पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चों में अच्छी आदतों का विकास हो। इसके अलावा एक चीज होती है आत्म प्रदर्शन के अवसर देना। आत्म प्रदर्शन के अवसर देना मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में, अपनी इच्छाओं के संदर्भ में वो माता पिता पर निर्भर रहते हैं। लेकिन हमको बच्चों को ऐसे अवसर देना चाहिए कि जिससे वो अपने आप खुद कुछ कर सकने का प्रयास करें। जैसे हम आप लोगों को आत्म प्रदर्शन के अवसर देना होगा तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हमने जो अभी बातें आपको बताई हैं उसमें से किसी एक बिंदु का आप विश्लेषण करें कि वो हमने क्या बताया और कैसे बताया। इसी तरह जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे प्रारंभ में वो बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। तो इन सभी गतिविधियों में हमको उन्हें क्रियाशील निरंतर रखने की आवश्यकता होती है। जैसे हमें उनको सिखाना है कि वो चलना सीखें, तो जब कोई बच्चा जो है खड़ा होना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम कोई खिलौना हो या कोई बॉल हो, वो उनसे थोड़ी दूर पर रख दें और वो खुद उसको पहले घुटनों के बल चलने जब सीखता है तो घुटनों के बल चल करके वो उसको प्राप्त करे। जब वो प्राप्त करे तो फिर लेकर के उसको जो है दूसरी जगह रखें, या कुछ ऐसी अवसर दें कि जिससे वो खुद कुछ करे, उसके अपने अंदर की जो चीजें हैं वो प्रदर्शित हों। तो उससे क्या होगा कि एक ट्रेनिंग जैसी उसकी जो है चीजों के संदर्भ में हो पाएगी। वो ट्रेनिंग फिजिकल भी होगी और मेंटल भी होगी। वो अपने शरीर को भी क्रियाशील रखेगा। जैसे हमने उसको कुछ चीजें सिखाई, जैसे कोई श्लोक या कोई आयत कुरान की या कोई और चीज हमने सिखाई, तो हम उसको बोलने के अवसर दें। हाँ, हम उससे कहें कि इस चीज को बताइए। जैसे हमने अभी बताया कि वो दोहरा करके सीखते हैं, तो आप सबसे पहले वो शब्द बोलिए या वाक्य बोलिए, फिर उनको दोहराने का अवसर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि आत्म प्रदर्शन के अधिक से अधिक अवसर इस अवस्था में बच्चों को प्रदान करने चाहिए, ताकि उनका जो समग्र विकास है उसको एक सही दिशा मिल सके। अगर वो हर चीज के लिए माता पिता पर निर्भर रहेंगे तो उनकी ये निर्भरता कहीं ना कहीं उनके विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके बाद एक और बात आती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, वो खासकर 2 वर्ष के बाद बहुत जिज्ञासु होते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में, घर में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो उनके लिए नई होती हैं। वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको पता चले कि ये क्या है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत तरह के अनावश्यक प्रश्न भी पूछा करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? आप बताते हैं कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। वहां क्या करने जा रहे हो? मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा कॉलेज है वहां पे। तो वो फिर तर्क करेंगे कि जो दूसरे भैया हैं वो तो लखनऊ नहीं जाते हैं, या इस तरह के बहुत सारे अनावश्यक प्रश्न भी वो पूछते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है कि हम बहुत बार इरिटेट होकर के उनके प्रश्नों पर उनको डांट देते हैं कि क्या जो है फालतू के प्रश्न पूछा करते हो, न जानो न बूझो कुछ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको उनकी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान यदि है तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे आपके साथ कोई बच्चा छत पर है, रात है,
वो आसमान की तरफ देखेगा, वो चांद के बारे में पूछेगा कि ये इतना दूर क्यों है, ये तारे हैं, तारे और चांद में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे तारे बड़े हैं, तो वो आपसे कहेगा कि दिखाई तो चांद बड़ा पड़ रहा है, तारे तो छोटे हैं। तो वहां पर ये नहीं है कि आप उससे कहते हैं ठीक है भैया तुम जो कह रहे हो चांद बड़ा है, मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको हमको तर्क जितना सरलतम रूप में रख सके हमको बताने का प्रयास करना चाहिए, और उसकी जिज्ञासा का जो सार्थक एक स्वरूप है उसको हमें प्रदान करना चाहिए। हमें बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ये तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। हम जितना हो सके उनके वाजिब और गैर वाजिब प्रश्नों के संदर्भ में जो वास्तविकता है उसको उनके सामने रखें। अगर वो कोई गैर वाजिब बात पूछ रहे हैं तो आप उनको बताइए कि ये प्रश्न उचित नहीं है। जैसे बच्चे पूछे कि ट्रेन जो है स्टेशन पे ही क्यों आती है, अपने दरवाजे से क्यों नहीं निकलती है, तो आप ये ना कहें कि नहीं वो दरवाजे से निकलती है, जब तुम सो जाते हो तब निकलती। आप उसको बताइए कि ट्रेन लोहे की पटरियों पर ही चलती है, इसलिए जहां पर वो पटरियां होंगी वहीं जाएगी। क्योंकि हमारे घर के बाहर ट्रेन की पटरियां नहीं है इसलिए वो यहाँ नहीं आती। तो इस तरह की सकारात्मक बातें हमको छोटे बच्चों से करनी चाहिए, तब उनका जो विकास है वो एक सही दिशा में होता है। और अगली बात, हमको उनके सीखने सिखाने में क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार हो उनके प्रति वो रूड ना हो, हमारा जो व्यवहार हो वो सहानुभूतिपूर्ण हो। हम जानते हैं कि छोटे बच्चे सीखने की अवस्था में प्रारंभिक चरण में होते हैं, वो बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं, और ये हमारा दायित्व है, चाहे हम पेरेंट्स हैं तो भी और हम अध्यापक हैं तो भी, कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में बताएं और समझाएं। ऐसा नहीं कि इरिटेट होकर के हम उनके प्रश्नों के संदर्भ में, उनकी क्रियाकलाप के संदर्भ में असंवेदनशील हो जाए, असहनशील हो जाए। ऐसा करने से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे ने कोई गलत कार्य कर दिया है अनजाने में, तो ऐसा नहीं कि हम उसको इरिटेट होकर के पीटने लगे, क्योंकि बच्चा है, वो अभी चीजों के बारे में उसकी समझ नहीं है, तो हमको उसकी समझ विकसित करानी है। मान लीजिए कि किसी छोटे बच्चे ने अपने पिताजी की बड़ी महंगी सी घड़ी तोड़ दी, तो पिताजी को गुस्सा आएगा, तो क्या हो सकता है कि वो उसको मारने लगे। तो ये अनुचित होगा। उचित क्या होगा कि हम सहानुभूति पूर्वक उसको समझाएं कि आपने जो ये कार्य किया है ये गलत है और इससे हमारा ये नुकसान हुआ है, और आगे भी अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो हम लोगों के लिए वो नुकसानदेह होंगी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि हमारा जो व्यवहार हो उनके प्रति वो सहानुभूतिपूर्ण हो। इसके अलावा जो सीखने सिखाने की विधियां हो इस स्तर पर, खास करके शैशवावस्था में, आप लोगों ने अभी आगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो, कि बहुत सारी जो है हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। तो जो सीखने सिखाने की विधियां हों वो विधियां रोचक हों, वो विधियां खेल पर फोकस हों। जैसे आप लोग अभी पढ़ेंगे मॉन्टेसरी के बारे में, फ्रॉबेल के बारे में, गिज्जू भाई के बारे में, तो इन सभी लोगों ने बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में विशेष कार्य किया है और नई नई शिक्षण विधियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर बच्चे जो है वो सीखते हैं और उनकी अधिगम प्रक्रिया संपादित होती है। तो इस स्तर पर हमको विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि वो चाहे विद्यालय में हो या घर में हो, हमको उन्हें रोचक तरीकों से सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी खेल विधि के माध्यम से शिक्षण, ऐसी चीजों के माध्यम से शिक्षण जो इंटरेस्टिंग हो,
जैसे हमें उनको ABCD सिखानी है, तो ABCD सिखाने के लिए उनकी जो बुक होगी वो भी एकदम अच्छे से कलरफुल बुक हो, अट्रैक्टिव हो। जैसे A फॉर एप्पल है, तो एप्पल ऐसा नहीं कि वो सामान्य सा एप्पल बनाओ, वो रंग जो मूर्त रूप में जैसे होता है उस तरह का हो, और रंग उसके जो है बहुत परफेक्ट हो, ताकि बच्चा उस चित्र की तरफ आकर्षित हो। तो कहने का मतलब है कि इस स्तर पर बच्चों को ये सीखने सिखाने में ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस विधि का प्रयोग करें वो रोचक हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें हम उनके सामने रखें जिसकी तरफ उनका ध्यान अनायास ही आकर्षित हो। ठीक है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमने जब वृद्धि एवं विकास को पढ़ा कि दो चीजें मनुष्य के विकास को सर्वाधिक रूप में प्रभावित करती हैं, वो है वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण में वंशानुक्रम का निर्धारण तो हो चुका कि मतलब जो उनके माता पिता से प्राप्त गुण थे वो जन्म के समय उनको प्राप्त हुए, लेकिन जो वातावरण है, यानी जो घरेलू वातावरण है, जो विद्यालयी वातावरण है, जो सामाजिक वातावरण है, ये सब कुछ जो है इस वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। तो हमको इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना है कि बच्चों को जो हम एक एटमॉस्फेयर प्रदान कर रहे हैं वो बहुत बेहतर होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के आसपास जो गतिविधियां हो रही होती हैं उनका प्रभाव जो है वो उनके जीवन पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में निरंतर माता पिता में झगड़ा होता रहता है, या पड़ोसियों के साथ झगड़ना उनके माता पिता का होता रहता है, भाई बहनों का होता रहता है, तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ता है। म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है। तो उनको हम जो वातावरण प्रदान करें, मतलब जो हमारे घर का माहौल हो वो बेहतर हो। जैसे किसी की कुछ असहमतियां होती हैं, सभी के घर में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब बहस होती है या लड़ाई होती है, तो हमें बच्चों के सामने इन सब चीजों से बचना चाहिए। हमको उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए जिससे वो सकारात्मक रूप में चीजों को सीखें और उनको ग्रहण करें, क्योंकि उनके आसपास अगर नकारात्मक गतिविधियां होंगी तो वो नकारात्मक प्रभावित होंगे, सकारात्मक गतिविधियां होंगी तो सकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ेगा। अगर बच्चा विद्यालय गया है, वहां से वो गलती से या जानबूझ करके दूसरे का टिफिन ले आया है, या पेंसिल पेन उठा लाया है, या नोटबुक उठा लाया है, तो आप उसको ये नहीं कि चलो ले आए हो तो ठीक यूज करो, ऐसा नहीं। उनको हमें एक बेहतर माहौल देना है, बेहतर नैतिक प्रेरणा देनी है कि यदि ये गलती से हो गया है तो आप कल जाकर के उस बच्चे को वापस कर देना और बता देना कि गलती से ऐसा हो गया। उनके सामने जो बातें करें वो ऐसी बातें हों जिससे वो सीखें। जैसे किसी ने कोई झूठ बोला या कोई गलत कार्य किया, तो दूसरे की हम सराहना गलत कार्यों के संदर्भ में ना करें, उसकी निंदा करें, ताकि बच्चे पर भी जो है जो इसका प्रभाव पड़े, वो भी ये समझे कि अगर कोई झूठ बोलता है या गलत कार्य करता है तो वो निंदनीय है, अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो वो प्रशंसनीय है। तो हमें उन्हें एक बेहतर माहौल प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो प्रारंभिक स्तर का पाठ्यक्रम हो, बच्चों के जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जब हम उनको प्रारंभ में जो चीजें सिखाएं वो व्यवहार से जुड़ी हो, वो व्यावहारिक हो। ऐसा ना हो कि हम उनको जो चीजें सिखा रहे हैं वो सैद्धांतिक चीजें सीधे सिखाने लगे। प्रारंभ में उनके विकास के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उन्हीं को हम पाठ्यक्रम में रखें। अगर आप छोटे बच्चों को दर्शन पढ़ाने लगेंगे, जैसे सर आपको पढ़ाते हैं दर्शन में, तो वो उनके लिए जो है बिल्कुल बाउंस होने वाली चीज होगी और वो उसके संदर्भ में बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट लेंगे। तो हम प्रारंभ में जो चीजें पढ़ाएं वो एकदम व्यावहारिक हों, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
इसके अलावा शैशवावस्था में बच्चों की जो औपचारिक शिक्षा है वो प्रारंभ हो जाती है। हमने आपको बताया था कि 0 से 3 वर्ष तक पूर्व शैशवावस्था, 3 से 6 वर्ष तक उत्तर शैशवावस्था या उसको पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो सामान्यतः 3 वर्ष से बच्चा जो है वो प्री प्राइमरी विद्यालय में, स्कूल में जाने लगता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो आंगनबाड़ी संचालित होते हैं। आंगनबाड़ी को अब अच्छे से प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में डेवलप करने का काम सरकार कर रही है और जल्दी ही हमें उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और शहरी क्षेत्रों में या कस्बाई क्षेत्रों में जो प्ले ग्रुप वाले विद्यालय हैं, जैसे आपने बहुत बचपन प्ले स्कूल देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बच्चों को किताबी पढ़ाई नहीं, सिर्फ उनको खेल खेल में सिखाया जाता है, उनको आत्म प्रदर्शन के अवसर दिए जाते हैं, उनको अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। तो जो प्ले ग्रुप में जाकर के उनकी शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। तो इस स्तर पर शिक्षक की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। घर के बाहर बच्चा सबसे पहले अगर किसी से प्रभावित होता है तो वो उसका शिक्षक होता है। बच्चे जब खेल खेलते हैं तो भी वो प्रभावित होते हैं अपने शिक्षक से। अगर बच्चे खेलने में आ, अपने क्लासरूम को देख रहे हैं, टीचिंग को देख रहे हैं, कोई जैसे बच्चे खेल खोलते हैं कि हम टीचर हैं और तुम बच्चे हो, हम तुमको पढ़ाएंगे, तो उस अभिनय में उनका क्या प्रदर्शित होता है? उनके शिक्षक जिस तरह का कार्य व्यवहार करते होंगे वैसा ही वो बच्चे भी करेंगे। तो शिक्षक जो है इस स्तर पर जो हो वो ट्रेंड हो, यानी प्रशिक्षित हो, बच्चों की रुचियों के बारे में, बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में उसको मालूम हो, उसको ये मालूम हो कि हमें इस स्तर पर क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें जो शोध हुए हैं, ये माना जाता है कि प्रारंभिक स्तर पर, एकदम जो है शुरुआती स्तर पर जो महिलाएं हैं वो बेहतर अध्यापन कार्य करती हैं, क्योंकि वो बच्चों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, उनके संवेगों के संदर्भ में, उनके मनोभावों के संदर्भ में अधिक ज्ञान रखती हैं और उनके प्रति अधिक सहनशीलता से कार्य करती हैं। इसलिए इस स्तर पर महिलाओं को बेहतर माना गया है पुरुषों की अपेक्षा। आपने देखा होगा कि जो सरकारी स्कूलों में तो ये भेद अब नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वो प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापिकाओं को लगाते हैं, वहां पर मैम होती हैं। जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो मैम भी होती हैं और सर भी होते हैं। तो इस स्तर पर शिक्षक की विशेष भूमिका होती है। वो उनको बच्चों के मनोभावों को बेहतर रूप से समझकर उनकी रुचि एवं उनकी क्षमताओं को देखते हुए कार्य करना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य चीजें थी जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए शैशवावस्था में उनकी शिक्षा और सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में। तो अब इस तरह से ये बिंदु पूरा होता है। आप लोगों की और यदि कोई जिज्ञासा है तो उसको रखिए, उस पर हम लोग बात करते हैं।